हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो कैसे हो दोस्तों आप लोग यार। और आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो होप सो आपने पहला लेक्चर एंजॉय किया होगा। उसके जो कंसेप्ट है ना, मैंने बेसिक सी वहां पे बातें करी थी, जस्ट बेसिक सी यार। और मैंने आपको बताया था ये दो जो इनिशियल लेक्चर आपके लिए होने वाले हैं ना, बहुत बेसिक और बहुत बेहतरीन इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो इसी से स्ट्रांग होगी और हमारी जो आगे की जर्नी है वो बहुत ईजी होने वाली है। देखो यार, हर टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है तो हमने अपनी फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ना बॉस, समझ रहे हो, धीरे धीरे हौले हौले। यस, तो आज की जो कहानी है स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, देखो मैंने दो प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे एंड दैट इज द थर्मो आइसोथर्मल जो प्रोसेस था आपके पास और आइसोबैरिक प्रोसेस था, उससे रिगार्डिंग हर चीज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, उससे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो सब देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आज बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे आइसोकोरिक एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करूंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे उससे पहले वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है सर? होले होले हीट की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि हमें है भी, बट फिर भी हम डिस्कशन तो जरूर करेंगे ना। इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, उसकी हम बात करेंगे। और वर्क डन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑब्वियसली वर्क डन की तो बात करेंगे ही ना। यस, चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है ना बॉस, धीरे धीरे। यस यस, तो इसी तरीके से ये सारी कंसेप्ट बिल्डिंग हमने करनी है और जल्दी से ज्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो चलो भाई, दो प्रोसेस सर हमारे हो चुके हैं और देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, नॉन साइक्लिक, वो सब बताऊंगा, आप टेंशन मत ले। आप बस जल्दी से अपना पेपर और पेन उठाए और नोट्स बनाना स्टार्ट करें बॉस, मस्त तरीके से, धोखा नहीं देने का। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस क्या है सर, जल्दी से बात कर लेते हैं, दैट इज आइसोकोरिक। ओके, अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस अगर उसने नहीं बोला कि आइसोकोरिक है तो क्या बोलेगा? इसका दूसरा नाम बताओ जरा, बताओ तो जानो बॉस। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या होगा इसका? पता नहीं सर, मतलब भूल गए, हमें याद नहीं है, हमें तो आइसोकोरिक ही पता है। आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। कभी कभी वो धोखा देने के लिए ये नाम यूज कर लेता है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। ओके, एंड दिस इज आइसोमेट्रिक। ओके, तो याद रखेंगे, अगर वो आइसोकोरिक नहीं बोल रहा है तो वो आइसोमेट्रिक बोलेगा, तो सेम थिंग। ओके, इसका ये नाम आप याद रखें। अच्छा सर, ठीक है, तो प्रोसीड कैसे करें? थोड़ी सी आइडिया तो आपको लग ही गया होगा लेक्चर नंबर 1 में, इतना तो हमें पता चल ही गया होगा कि हम किस तरीके से कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। किसी भी प्रोसेस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कैसे ले सकते हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो बिफोर डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जो हम ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे, पीवी डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे या अदर डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे, इतनी जानकारी लेके हमने बैठना है, फिर हम तैयार है दुश्मन से लड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हो, फिर हमें कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। नहीं तो क्योंकि हमारे बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, है ना। तो चलो, तो देखो यार, हमें पता है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, P है, V है और T है, जो बेसिकली है। अभी हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स की भी तो बात नहीं कर रहे हैं, बट ये मेन है जो हम यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं। अच्छा सर, बढ़िया बात है। तो इसकी बात मैंने कर ली थी जब प्रेशर कांस्टेंट होता था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। अब हम इन तीनों में से V को कांस्टेंट करने वाले हैं, यानी आपका चांदी मेरे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होते ही वॉल्यूम का जो चेंज होगा एंड दैट इज ऑब्वियस मस्ट बी 0। ओके, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, उसका यूज भी तो करना है। हाउ टू यूज दैट इक्वेशन, कम ऑन, तो उसका यूज भी करना है बॉस। अब यार सर, मतलब जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पता है ना भाई क्या होती है? तो वो क्या होती है, देखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। इस तरीके से आप देखेंगे, तो इसी के थ्रू मैं ग्राफ बताऊंगा, इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने उस ग्राफ का एनालिसिस करना है, उसको रीड कैसे करते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं और कौन कौन सी खास बातें हैं जो आपने इस प्रोसेस में याद रखनी है। कम ऑन। ओके सर, ये हमारे पास कांस्टेंट है, देखो n नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज द गैस कांस्टेंट, और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया, देख लो जरा, देख लो ना जरा। ओके, सो ये आपने कांस्टेंट कर दिया, ये भी सब कुछ कांस्टेंट हो गया, तो बचा प्रेशर, इधर बचा टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ हियर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, क्योंकि आउट ऑफ 3 एक तो आपने कांस्टेंट कर दिया। मेरी बकवास सुन रहे हो, समझ रहे हो? यस, सुनते रहना मस्त तरीके से। ठीक है, तो यहां पे देखो यार, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। इट मींस अगर टेम्परेचर रेज करोगे तो प्रेशर भी रेज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप यू कैन से। और चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर आप इंडिकेटर डायग्राम बनाओगे, इंडिकेटर, सबसे पहली बात, ओह क्या लिख दिया मैंने, ये इंडिकेटर डायग्राम। अच्छा, ये क्या होता है सर?
ऐसा मत, अच्छा पूछना भी मत, क्योंकि मैंने बता रखा है अब आपको, ठीक है ना, ये पूछना भी मत। इंडिकेटर डायग्राम हमेशा उसी को बोलेंगे जब दे दीजिए ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम। ओके, सो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होता है बेसिकली, तो दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम। आप बोलोगे यार सर अगर इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाऊंगा तो डिफरेंट आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रेशर बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर है, बट ये जो ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट किया है। और मैंने आपको मस्त तरीका एक बता रखा है कि जब भी हमें इनमें से जो भी चीज कांस्टेंट करनी हो और वो जिस भी एक्सिस पे होगी उसी के परपेंडिकुलर एक लाइन आपने ड्रॉप करनी है। मतलब सर अगर मैं आपको बना के दूं, ठीक है, एक लाइन खींचूंगा जो इस, देखो इस पे आपने वॉल्यूम को रखा है, इस एक्सिस पे, सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर। तो ये जो प्रोसेस आपको मिल गया, लेट्स सी, और ये ऐसे भी हो सकता है कि ए इधर पॉइंट है, बी इधर है, और ये ए से बी की तरफ नीचे को आ रहा है। तो ये जो लाइन है अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो वॉल्यूम वाली पे 90 डिग्री पे कट करेगी, मतलब परपेंडिकुलर है। हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन के हर पॉइंट का वॉल्यूम सेम होगा, मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट का प्रोसेस है एक, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक या मेट्रिक प्रोसेस। ओके, तो ये इस लाइन पे, अच्छा सर इसका जो एरो है ना वो ए से डाउन नीचे को आ रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसका जो प्रेशर है वो कम हो रहा होगा, ठीक है, वो कम हो रहा होगा। इट में भी, मैंने बताया था ना आपको, दो प्रोसेस होते हैं, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, वो फिर बाद में हम देखेंगे। अच्छा किसी ने अगर ऐसे किया, देखो ये लाइन है और एरो ऊपर को लगा दिया तो प्रेशर ऊपर को बढ़ेगा। देखो इस पॉइंट को ए यहाँ पे मान लो, यहाँ पे बी मान लो, तो ए से बी की तरफ जाओ, देखो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है ओरिजिन से ये वाला, और जब आप यहाँ पहुंचोगे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऊपर को एरो लगा है मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, नीचे को मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। बट ये जो लाइन है ये वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है, वॉल्यूम वाली एक्सिस के, इसलिए इसके हर पॉइंट का वॉल्यूम सेम होगा, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ है। बट कब? जब आपका पीवी डायग्राम होगा, क्लियर हुआ पॉइंट, जब आपका पीवी डायग्राम होगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, कम ऑन, ओके सर, अगर देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, दिस इज द प्रेशर, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं y मान लेता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस t को मैं x मान लेता हूं, t की पावर 1 है तो x की पावर भी 1 है, और ये तो आपको बचपन से आता है। दिस इज द रिलेशनशिप, मतलब क्या है सर, ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये जो फंक्शन है y, ये x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक ऐसी लाइन आपने बनानी है बॉस, सबसे पहले लिखो p को लिखो y एक्सिस पे, t को लिखो x एक्सिस पे, कम ऑन, ठीक है। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसको बताया था किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जब कोई फंक्शन किसी वेरिएबल के सिंगल पावर पे डिपेंड करता है विदाउट एनी कांस्टेंट इन प्लस माइनस, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। मान लिया अगर आप ओरिजिन से पास ना होके आगे इस तरीके से जा रहा है, तो जब आप उसको पीछे को एक्सटेंड करते हो ना, वो देखो ये इट मस्ट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी। तो ये जो लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दी है, ये लाइन आपको बोल रही है कि इसके हर पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो सेम होने वाला है। मतलब यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं भी ले लो, वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि दिस इज द ग्राफ बिटवीन P एंड T। तो मिसिंग कौन है? वॉल्यूम, और वही क्या कर दिया हमने? कांस्टेंट। यस, तो इसके हर पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। क्लियर है? कैसे सर, मतलब क्या बकवास कर रहे हो? देख भाई, देख इधर देख, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी। इतनी तो बात समझ में आती है यार। अगर इस सेम लाइन पे दो पॉइंट है तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, बात खत्म है जी, बात खत्म। तो हम क्या लिखेंगे? VA इक्वल टू VB, सिंपल, हैविंग द सेम वॉल्यूम, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है। अब चूंकि ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है, तो ये ओरिजिन से पास होगी, तो ये इस एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, पॉजिटिव एक्सिस से थीटा कुछ एंगल बना रही होगी, दैट इज द स्लोप। Come on guys, that is the slope of this graph. And how we can calculate this slope? देखो इधर आ जाओ, हमने जब यहाँ पे रिलेशन बनाना P और T के बीच में, तो हम मैं P निकालूंगा, NR/V आ गया इंटू T। याद करो जब हमने वॉल्यूम को भी तो ऐसे ही कैलकुलेट किया था जब प्रेशर को कांस्टेंट किया था, है ना? यस। तो अब क्या करेंगे सर, ये जो वैल्यू है देखो पूरी कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये पूरी कांस्टेंट है, और ये T है, इसकी पावर 1 है, इसको आपने Y माना, इसको X माना, तो इसको हम कह सकते हैं इसकी स्लोप। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ PT ग्राफ या कर्व, दिस इज द स्लोप। ओके, तो ये आपकी स्लोप है बेसिकली। अगर यहां से मैं tan थीटा निकालूंगा भी, तो स्लोप क्या होती है? tan थीटा, और वो किसके इक्वल आ रही है? NR/V, और ये सब क्या है? कांस्टेंट, और ये V के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ यू कैन सी दिस स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, एंड सिमिलरली यू कैन राइट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tangent of theta, that is the slope of this PT curve.
यार सर क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो जब भी कभी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ गिवन होगा और वहां पे एक लाइन की बजाय 2 या 3 है और आपने बताना है किस लाइन पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, किस लाइन का वॉल्यूम ज्यादा है, तो कैसे बताएंगे? जो लाइन कम एंगल बना रही होगी, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी स्लोप कम होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली यार कम होगा। ठीक है बॉस, तो एक पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है, दोनों टाइप के ग्राफ आपको पता होने चाहिए, P वर्सेस T एंड P वर्सेस V, किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से ग्राफ बनाना है इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो अब देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं, कम ऑन गाइस, इसको अप्लाई करके तो देख ले। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया यहां पे लिखा है प्रेशर और यहां पे लिखा है टेम्परेचर और इस तरीके ग्राफ आपको दे दिया है, ठीक है जी, और इसने बोला कि इस लाइन देखो ना, ये इंडिविजुअली कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों की दोनों इंडिविजुअली, बट हो सकता है इसका कुछ वॉल्यूम होगा हर पॉइंट का V और इस पे हर पॉइंट का कुछ वॉल्यूम होगा V2। आप देखो ना यार, इंडिविजुअली तो वॉल्यूम अलग अलग है ना, बट हर एक ग्राफ का, हर एक पॉइंट का, हर एक ग्राफ पे अपना कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। कैसे सर? ये पहला ग्राफ देखो, इसके हर पॉइंट का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? V1, इसके हर पॉइंट का वॉल्यूम क्या होना चाहिए सर? V2, बट अलग अलग है ना। तो देखो ये वाला ग्राफ कम एंगल बना रहा है और ये वाला ज्यादा बना रहा है, तो इसको मान लो θ1, इसको θ2, तो आपको दिख रहा है θ1 इज लेस देन θ2, तो यहां पे हमने देखा जिसकी स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। क्लियर है? तो इनमें से कौन सा ग्राफ सबसे कम एंगल बना रहा है? दिस वन, तो ये वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2। इस तरीके के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस आते रहेंगे और आप उनको सॉल्व करते रहेंगे। वैसे पुराने जमाने में आते थे, अब नहीं आते, बट आ भी सकते हैं, तो आप अवेयर रहें। ठीक है, आजकल कुछ भी हो रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम। तो बॉस अब मैं इसमें 3 बनाऊं 4 बनाऊं तो क्या फर्क पड़ता है यार, आपने बस उसका एंगल देखना है, कौन सबसे कम एंगल बना रहा है उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ प्रेशर मत करके आना, क्योंकि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है तो वॉल्यूम के कर्व होंगे। अगर यहाँ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर होता तो प्रेशर के कर्व होते, वो हमने लेक्चर नंबर 1 में देख ही लिए थे। इतना भी ढक्कन नहीं समझने का मैंने, ठीक है, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, आपका दिमाग इतना आप लगा के आएंगे। सो लेट्स सी, जल्दी से इसको उड़ाते हैं। ये है P वर्सेस बॉस T, 3 कर्व हैं, 1 2 3, दिस इज वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2। जरूरी नहीं है कि जो सबसे नीचे ग्राफ होगा उसी को V1 बोलेगा, भाई वो तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बना सकता है, बट आपने क्या बताना है? उसने बोला ये वाले कर्व का वॉल्यूम है V1 और इस वाले का है V2। ऑल द कर्व्स मस्ट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तभी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा बॉस। अगर कोई भी ग्राफ गलती से ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, फिर वो लाइन, वो ग्राफ वॉल्यूम कांस्टेंट का कभी हो ही नहीं सकता। तो सर उसको हम कैसे करेंगे? हाँ मतलब हम तो फंस जाएंगे। नहीं फंसने दूंगा ना, मैंने बोला है ना, फंसने ही नहीं दूंगा, धीरे धीरे इंतजार करो, हर चीज मिलेगी। बट हाँ यहाँ पे देख के बताओ, देखो सबसे कम ये एंगल बना रहा है, फिर ये बना रहा है, फिर ये बना रहा है, तो सबसे ज्यादा एंगल ये बना रहा है। इस बार इसका वॉल्यूम, जिसका एंगल सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे कम। ओके, जिसका एंगल सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे कम, जिसका एंगल सबसे कम उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा। तो यू कैन राइट V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। यस, तो यार देखो ये बेसिक सी जानकारी आपको हो गई है। एक दो बात और है, उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं, अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा सर ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडिकेटर डायग्राम, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दिस वन इज सेकंड PT डायग्राम। उसके थ्रू क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके सामने है। PV इक्वल टू NRT का यूज कैसे करोगे आपके सामने है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है। एक कमाल की बात बताऊं, तुम भी क्या याद रखोगे, अभी हमने पढ़ा नहीं फिर भी बताया, ठीक है। जब वॉल्यूम में कभी कोई चेंज ना होना और वॉल्यूम का चेंज 0 हो तो वर्क डन हमेशा 0 होगा। यानी दोस्तों आपको कभी भी, वैसे हम आगे पढ़ेंगे जाके, बट अभी भी आप याद रख सकते हैं नॉर्मली, जब भी वो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, इस प्रोसेस में वर्क हमेशा 0 होता है। अबे याद रख लियो यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, इतना तो याद रख ही सकते हो। नहीं, इसमें वर्क डन हमेशा 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हुआ। ये याद रख लेंगे सर, टेंशन मत लो आप, ठीक है, टेंशन मैंने नहीं, तुमने लेनी है, नहीं। ओके सो कूल। अब और कौन से पॉइंट है सर इसके बारे में जो हम याद रख सकते हैं, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? देखो यार, जैसे कि मैंने हर चीज में आपको बताई है, स्पेसिफिक हीट, कम ऑन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 कहां लिखूं? अब स्पेस थोड़ा सा कम मेरे को नजर आ रहा है, थोड़ा सा यहां बनाता हूं, ठीक है। इथे दिस इज पॉइंट नंबर 3, क्या याद रखना है सर? स्पेसिफिक हीट। ओके गाइस, सो उसको आप कैसे लिखते थे? Q इक्वल टू MC डेल्टा T। अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट पे स्पेसिफिक हीट आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये निकालनी है। और ये जो C है, ठीक है, ये जो C है, C एट V निकालना है, ये C एट
वी, ये आपको पता होना चाहिए बॉस, ठीक है। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका रिलेशनशिप क्या होता है, याद करो सी एट पी क्या होता था, F/2, ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो यहां पे भी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में ही लिखना है और उसी के टर्म्स में आपने इसको याद भी रखना है। क्या होगा अभी बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके ओके, सो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, और बढ़िया तरीके से इस पूरे लेक्चर में सारे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हम कवर करके जाएंगे, बहुत स्पॉट डालेंगे हम, ठीक है। सारे कंसेप्ट को मस्त तरीके से, औसम तरीके से सीखने वाले हैं ऑब्वियसली। ओके, तो अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस से एक पॉइंट तो छूट ही गया, उसको आप लिख ले, नोट करके लिख लो। अभी जो मैं आपको बता रहा था आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने आपको स्पेसिफिक हीट तो बताई नहीं, लिख लो जल्दी से, नोट कर लो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोस्तों, FR/2। ये छोटा सा है लेकिन बहुत छोटा है, बहुत यूज होगा आगे चल के। वैसे तो आगे डिटेल एनालिसिस भी हम इसके करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने फिर भी याद रखना है, मतलब वो सारी बेसिक चीजें हैं यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो इन सारे प्रोसेस से रिलेट करेंगे। तो आगे देखो ना, आप खुद ही इमेजिन करो आगे की कहानी हमारी कितनी आसान होने वाली है, ऑब्वियसली, है ना। जब हमें सारे प्रोसेस की डिटेल एनालिसिस होगी तो हम कैलकुलेशन में फंसेंगे ही नहीं बॉस, ठीक है। तो CV = FR/2, R आपका गैस कांस्टेंट है, F आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। अब ये क्या होती है मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए, वो सब बताऊंगा, बट फिलहाल फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, कम ऑन। अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे गाइस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बहुत बढ़िया से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अगर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो उसका यूज होके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हमने तो अवेयर रहना है ना यार, है कि नहीं, हर लड़ाई के लिए हमने अवेयर रहना है बेसिकली। ओके, तो क्या करूंगा सर, देखो ध्यान से देखो, घूर के क्या देखना है। देखो हमारे पास 3 वेरिएबल है, PB है, VB है, TB। कमाल की बात बताऊं, इन तीनों में से एक भी कांस्टेंट नहीं होगा। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सारे वेरिएबल चेंज होंगे, एक भी कांस्टेंट नहीं है। जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो आइसोथर्मल बन गया, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो आइसोकोरिक बन गया, क्या बात कर रहे हो, और प्रेशर को कांस्टेंट किया तो आइसोबैरिक बन गया यार। अब इसमें से तीनों ही वेरी कर रहे हैं, ऑल दे आर वेरिएबल, यहां पे एक भी कांस्टेंट नहीं है, ऑल दे आर वेरिएबल। बट यहां पे जो हीट का एक्सचेंज है यानी डेल्टा Q वो 0 होता है, ठीक है, हीट एक्सचेंज 0 होता है, ठीक है ना। ये क्या बात कर रहे हो सर, मैं ये बात कर रहा हूं कि सपोज करो मैंने एक सिलेंडर लिया, एक पिस्टन लिया, ठीक है, ये पिस्टन है। अब आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे, ये सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है। ओके बॉस, इसके अंदर गैस है बॉस, यस। तो यहाँ पे जो गैस है वो बाहर आना चाहती है सिलेंडर की वॉल्स के थ्रू। ये जो सिलेंडर है इसके थ्रू वो बाहर आना चाहती है गैस बाहर, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएगी बॉस, वो उसकी दीवारों पे टकराएगी और वापस आ जाएगी बॉस। इसी को बोलते हैं हीट का यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। किसके साथ सर, गैस बाहर नहीं आ रही, और बाहर का जो सिस्टम होता है उसको तो सराउंडिंग कहते हैं ना, बाहर जो होता है वो तो सराउंडिंग है, और जिसके अंदर गैस है, सिलेंडर, पिस्टन, जो भी है गैस, सब कुछ मिला के इसको सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी सिस्टम और इसके बाहर के एनवायरमेंटल जो भी कंडीशन है उनके बीच में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कम ऑन, ठीक है, हमारे बीच में कोई आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है। तो जो हीट का एक्सचेंज होना था, है ना, जो गैस बाहर आनी थी वो आ नहीं रही, तो जो चेंज है इनिशियल माइनस फाइनल ये 0 है, जो चेंज है इनका, जो चेंज है वो 0 है बॉस, ठीक है ना। तो यहां पे आपने एडियाबैटिक प्रोसेस को इस तरीके से याद रख लेना है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, वो 0 होता है। मतलब ना तो प्रेशर चेंज हो कांस्टेंट होगा, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, ये सब चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे सब चेंज हो रहे हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, इट इज ए फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस है ये, देखो अब मजा आ गया कि नहीं। यानी 2 प्रोसेस आपके लिए बहुत ही घने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्या, आइसोथर्मल, द स्लो प्रोसेस, होले 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 होता है, एंड दिस इज द फास्ट प्रोसेस, सडन चेंज होगा, सडनली, जैसे टायर नहीं फटता, फटाक से टायर फट जाता है, फटाक से, है ना, जैसे बहुत तेज आवाज नहीं आती उससे, ठीक है। तो दिस इज ए फास्ट प्रोसेस, ओके, है ना, बस्टिंग ऑफ टायर, यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल एज वेल। सो दिस इज ए फास्ट प्रोसेस। कभी कभी वो बोला कि फास्ट प्रोसेस कौन सा होता है भाई, एडियाबैटिक होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में वो एडियाबैटिक ना बोल के बोल देगा फास्ट प्रोसेस है, बताओ इसमें ये निकालो, प्रेशर निकालो भाई, टेम्परेचर निकालो, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है। फर्स्ट प्रोसेस इज द एडियाबैटिक, रिमेंबर ऑलवेज। तो ये चेंज होंगे, यस, फास्ट प्रोसेस, यस। एंड इसके लिए कि हीट इसके अंदर से इसकी वॉल्स को क्रॉस करके बाहर ना आ पाए, इसके लिए इन वॉल्स को बनाया जाता है थर्मली इंसुलेटेड।
थर्मली इंसुलेटेड बनाया जाता है। बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म तो पैसा हजम, मतलब ऐसे याद रख सकते हो चीजें हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे सर, अब थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग आगे बढ़ाते जाएंगे और मजा आता रहेगा बॉस। तो यार देखो, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया हीट का एक्सचेंज ही जीरो हो गया यार, क्या बात कर रहे हो। तो यार सर मतलब आप ये कह रहे हो कि इसका कर्व है वो कैसे बनेगा। देख भाई, पी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, टी भी चेंज हो रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड वी, ठीक है, एक रिलेशन बनेगा बिटवीन वी एंड टी, एक रिलेशन बनेगा बिटवीन पी एंड टी। तो 3 फॉर्मूलाज बनेंगे यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग इसका जो ग्राफ बनेगा ना, मतलब इसके जो एडियाबैटिक जो इक्वेशन होती है, अगर आप लिखें एडियाबैटिक इक्वेशन जो होती है, जिसके थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, जो लॉ कह सकते हो एक तरीके से आप, ठीक है, एक तरीके से लॉ कह सकते हो आप, उसको आप कैसे लिखेंगे, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको हैंडल करेंगे बॉस। पी वी गामा, अगर ये केवल होता पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v की पावर 1 होती, तो ये क्लियर तब होता जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता, और ये तो आइसोथर्मल हो जाती है। इक्वेशन आइसोथर्मल के लिए यूज होती है, आइसोथर्मल। याद आया कुछ, याद आया कुछ, प्रेशर डालो दिमाग के ऊपर और याद करो उसको, मिक्स मत कर देना, खिचड़ी मत बनाइयो यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसको खाने का तो मन ही नहीं है, तो तुमने बना दी तो बर्बाद नहीं हो जाओगे। तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, v की पावर 1 है बॉस, और अगर यहाँ पे v की पावर कुछ, इसने ये कुछ ऐसा लिख दिया, ये y सा गामा है ना, गामा बोलूंगा मैं इसको। सो पी वी की पावर गामा, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस गामा इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी बता देता हूं, आगे समझेंगे अभी, बट अभी याद रखें आप, दिस इज द रेशियो ऑफ सीपी ओवर सीवी, क्योंकि अब आप सीपी को भी जानते हो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों मैंने बता दिया है, प्रेशर वाले में और ये वॉल्यूम वाले में। तो ये गामा इस दोनों का रेशियो होता है, और याद रखियो चांदी मेरे, सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा होती है। सीपी की वैल्यू यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी वजह से चूंकि ये कम है ये ज्यादा है, गामा हमेशा 1 से ज्यादा, अगर गामा की वैल्यू 1 है तो ये आइसोथर्मल बन जाएगा, तो ये आइसोथर्मल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गामा 1 से ज्यादा है तो समझ जाइयो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस की क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड दिस इज, यू कैन से ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अच्छा सर ठीक है, मतलब ठीक ही है, मतलब चल रहा है सिस्टम। अब हमें बनाना है v वर्सेस t, और फिर बनाना है v p वर्सेस t। सबसे पहले इनको लिखने से पहले इसका ग्राफ तो समझ लो। ग्राफ बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि हमने अगर इंडिकेटर डायग्राम बनाना है ना चांदी, इंडिकेटर डायग्राम, और आप सबको पता है इंडिकेटर डायग्राम मतलब पीवी डायग्राम, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज पीवी डायग्राम, यस। तो यहां पे लिखेंगे p, इत्थे लिखेंगे v, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा, स्लोप चेंज हो जाएगी बस। ग्राफ का नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही रहेगा, हाइपरबोलिक ही होगा ग्राफ, ध्यान दियो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आइसोथर्मल में भी तो यही था और एडियाबैटिक में भी यही आ गया, पहचानेंगे कैसे, सब बताऊंगा ना, होले होले मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते जाओ। ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा, सब बताऊंगा डिफरेंस कैसे ग्रेड करना है, इच एंड एवरीथिंग। ओके, बस आप ये ध्यान से रखें कि इसका ग्राफ बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसा आइसोथर्मल है, तो पता कैसे चलेगा वो भी बताऊंगा। ओके, वो भी बताऊंगा। तो अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा बेसिक क्या है। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं एडियाबैटिक में, टेंशन नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा होले होले। ओके भाई लोग, तो जल्दी से कर लेते हैं बाकी बातें इसके बारे में क्या है, सारी बातें चूंकि मैंने आपको बोला है डिस्कस मैं करूंगा, हर टाइप का ग्राफ, हर टाइप का रिलेशनशिप, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी ये कवर कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली जितने भी कंसेप्ट हैं लेक्चर्स में, जितने भी कंसेप्ट यू नो डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे हमें परेशानी नहीं होगी और हम समझ जाएंगे कि दुश्मन से कैसे फाइट करना है बॉस, ठीक है। ओके, सो कम ऑन, अब क्या करें सर, देखो मैंने सबसे पहला इक्वेशन आपको लिखा दिया है, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो बना लो। देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा लिखोगे ना, यस, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, P1 ओवर P2, तो ये चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो V2 ऊपर जाएगा, V1 नीचे आएगा और इसकी होल पावर बनेगी गामा।
दिस इज द फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वेन एवर देयर इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड देयर इज अ चेंज इन प्रेशर, उन्होंने प्रेशर को चेंज किया P1 से P2 तक, तो वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वो मेंशन कर देता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो भाई इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, समझ गए। दूसरा क्या होगा सर, सेकंड, चलो भाई आ जाओ इथे। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड T, V एंड T, क्योंकि मैंने बोला प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, केवल हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे सर, तो हम लिखेंगे T V गामा -1 इक्वल टू, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, रिलेशन आएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी से ये बनाया जाता है बस। जब आप यूज करते हो ना PV इक्वल टू nRT, हमें PV है, अब हमें VT चाहिए, तो हम P को गैप कर देंगे, यहाँ से P को गैप करेंगे nRT बाई V, और इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगी। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि आपके पास उतना टाइम होगा इच नहीं, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनानी है देख लो ना बॉस। तो आप लिखोगे T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V गामा -1, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या बनाओगे, T1 ओवर T2 V2 ओवर V1 की होल पावर गामा -1, दिस इज द रिलेशन। Come on, this is the relation. So here is the second expression in adiabatic process, and this is the first expression, and very important expression, very important expression, and this is the second. In terms of temperature and volume, in terms of pressure and volume. ये तभी यूज होगा जब वॉल्यूम की कैलकुलेशन की बात करेगा, टेम्परेचर की विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर पूछ रहा है, अगर वॉल्यूम पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ऑब्वियसली जब प्रेशर वॉल्यूम की बात करेगा तो यही यूज होगा ना। अब लास्ट क्या वेरिएशन बचा आपके पास, आप खुद दिमाग लगा डालो, लास्ट रिलेशन बिटवीन P एंड T। प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा, कम ऑन गाइस, प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा, तो कैसे करेंगे देखो। इस केस में आप क्या करने वाले हैं, हमें प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, तो प्रेशर तो चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, V को हटा दो यहाँ से, तो V हटा देंगे, फिर यहाँ पे हम जब हम V हटाएंगे तो कितना आएगा nRT बाय P, तो इसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे, और जब सॉल्व करके आएगा रिलेशन, वो आएगा T गामा ओवर P गामा -1, ये रेशियो कॉन्स्टेंट होता है। This is the ratio which is constant, now you can see, okay, this is the ratio which is constant। तो अगर ये constant है ना बॉस, तो हम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल वैसे ही लिख लो आप डायरेक्ट ही, देखो T की पावर गामा इधर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही है, इस तरीके से इसको हमने डिनोट कर रखा है। तो इसका अगर रिलेशन बनाओगे भी, पहले टेम्परेचर T1 पे बना लेना, फिर टेम्परेचर T2 पे बना लेना, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेना। इस पे ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर इस पे बने हैं एज वेल एज इस पे बने हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आप बना सकते हैं T1 बाई T2 P1 बाई P2, और उसकी ये गामा हटा देना दोनों साइड का 1 बाई गामा से, तो जब देखेंगे जब आएगा, बट आप रिलेशन याद रखें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इनका यूज किया जाता है नॉर्मली। एक ये हो गया, नेक्स्ट क्या है सर, थर्ड पॉइंट क्या है सर, थर्ड की फोर्थ जो भी होगा आप चेक कर लेंगे, स्पेसिफिक हीट। अच्छा सर सी की बात कर रहा है, ओ यस, तो Q इक्वल टू क्या होता था सर, MC डेल्टा T, तो ये जो हीट का एक्सचेंज है ये जीरो हो गया है, तो MC डेल्टा T, तो ये भी जीरो, तो C भी जीरो होगा, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट हमेशा जीरो। सिंपल, क्लियर है, तो ये याद रखना है यार, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस। एंड अब मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं कि पहचान कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, जब भी आपको PV डायग्राम गिवन होगा, डायरेक्ट फंडा बता रहा हूं, वैसे तो मैथमेटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। PV डायग्राम अगर कभी भी गिवन होगा चांदी मेरे, तो आपने क्या करना है, ये P है और ये V है, और हमें पता है या तो ये ग्राफ आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। अब अगर सिंगल ग्राफ है तो वो मेंशन करना पड़ेगा उसको कि ये आइसोथर्मल है जी, या फिर ये एडियाबैटिक है, ये बोलेगा। अगर डबल ग्राफ है तब वो आपने सोचना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सिंगल ग्राफ है तो उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप देखो कितना एंगल बना रहा है ना, इधर से देखो नेगेटिव ही आएगी, तो ये निकाल लेते हैं हम नॉर्मली, ये वाली, ठीक है। तो टेंजेंट टच करती हुई लाइन खींचेंगे, जो एंगल बना रही है उसको हम निकालेंगे। इसकी जो स्लोप आएगी ना, स्लोप को लिखते हैं स्मॉल चेंज इन P ओवर स्मॉल चेंज इन V, यानी DP ओवर DV ही स्लोप होती है, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इस केस में DP ओवर DV की, वो आएगी माइनस गामा, ठीक है, इंटू P बाई V, ये आएगी। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस एडियाबैटिक कर्व। ऑलवेज रिमेंबर, जब मैंने आइसोथर्मल की स्लोप आपको लिखाई थी वहां केवल माइनस P बाई V था, गामा नहीं था। मतलब एक चीज क्लियर है, इसकी जो स्लोप है, अगर मैं स्लोप को S से डिनोट करूं, एडियाबैटिक की जो स्लोप है वो ज्यादा होती है आइसोथर्मल से ज्यादा होती है, क्लियरली देख सकते हो। क्यों, अगर ये एडियाबैटिक की स्लोप है ना, ये एडियाबैटिक की,
तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो चलो हटा दो, गामा बाहर ले लो, अंदर लिख दो पी बाई वी। और ये किसकी स्लोप होती है, याद करो आइसोथर्मल में बताया था मैंने, दिस द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, यानी टी लिख दिया मैंने, टेम्परेचर आइसोथर्मल वाला है ये केस। तो स्लोप ऑफ इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो गामा हमेशा 1 से ज्यादा होता है, चूंकि ये ज्यादा होता है तो ये स्लोप हमेशा ज्यादा होगी, इसलिए मैंने लिखा एडियाबैटिक जो कर्व होगा उसकी स्लोप ज्यादा होती है आइसोथर्मल के कंपैरेटिवली। दिखने में सेम है, नेचर सेम है, हाइपरबोलिक, बट स्लोप ज्यादा होगी। अब उसको भी कैसे समझे सर, है ना, वो स्लोप को भी हम कैसे समझेंगे उसका तरीका भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चंस तो आते हैं, क्वेश्चंस तो 100% आते हैं, मैं बताऊंगा भी आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो सारी कहानी मेरी जुबानी आप तक पहुंचेगी आज के इस कहानी में। ओके दोस्तों, जल्दी ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया और उनके थ्रू आपको कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा बिटवीन द आइसोथर्मल कर्व एंड द एडियाबैटिक कर्व। व्हाट इज द कंपैरिजन, हाउ वी कैन डिफाइन विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डायरेक्ट देख के आपको कैसे पता चलेगा, ये सब बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ सर, यानी आपने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ओके बिटवीन आइसोथर्मल, समझना बॉस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कर्व जो आप बना रहे हो, ग्राफ जो बना रहे हो, किस तरीके से आपको पता चलने वाला है। देखो भाई, अगर आपके पास एक पीवी डायग्राम दे रखा है, ये यहाँ पे प्रेशर लिखा है और इधर वॉल्यूम लिखा है, पीवी डायग्राम है, ठीक है, और 2 कर्व बने हैं, 3 बने हैं, 4 बने हैं, 5 बने हैं, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन अगर वो उसमें कंपैरिजन करने की बात कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है आइसोथर्मल और केवल एडियाबैटिक की, तो 2 कर्व दे रखे होंगे उसने, ठीक है। तो देखो कर्व नंबर 1 ऐसे स्टार्ट हुआ, यहां पे स्टॉप हुआ, कर्व नंबर 2 वहां से स्टार्ट होके यहां पे स्टार्ट हुआ, फाइनल वॉल्यूम देखो इनका ये रहा, ठीक है, एंड दिस इज द इनिशियल वन, ओके, कुछ ना कुछ। तो ये जो डाउन डायरेक्शन में एरो लगा होगा इस तरीके से, देखा, ऊपर से आ रहा, देखो प्रेशर यहाँ पे इतना होगा, और जब यहाँ पे आएगा देखो प्रेशर, देखो ध्यान से देखो आप, ठीक है, प्रेशर, और ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे देखो, तो ऊपर से जब नीचे आता है, दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, इतना तो आप समझ जाओगे जब एरो ऐसे नीचे को लगा होगा और कर्व ऐसे नीचे को आ रहे होंगे, दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन। और मैंने आपको बताया एक्सपेंशन में वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी यहां से देखो पहले वॉल्यूम यहाँ पे था कुछ इनिशियल, अब यहाँ पे कुछ फाइनल, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, इसलिए तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का केस होने वाला है। बट हमें पता कैसे चलेगा, कर्व नंबर 1 जो सबसे ऊपर है, ये कर्व नंबर 2 यानी ग्राफ नंबर 2 जो नीचे वाला है, हमें बताना है कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। तो कैसे बताएं भाई, दोनों का नेचर तो सेम ही होता है ना, कर्व बनते हैं, पीवी डायग्राम है, और ये वैलिड होगा केवल पीवी डायग्राम के लिए, ध्यान से समझना, ठीक है। तो पीवी डायग्राम है सर, 2 कर्व है, एक जैसी की स्लोप, एक जैसे का नेचर है, नॉट स्लोप, नेचर सेम है। तो अगर स्लोप चेक करो तो भी बता सकते हो मैथमेटिकली, इसकी स्लोप चेक करो यहाँ पे, तो देखो इतना एंगल बना रहा है, इसकी स्लोप चेक करो तो ये एंगल बना रहा है, इसको एंगल को देखो आप देख के भी बता सकते हो किसका एंगल ज्यादा आ रहा है। देखो ये वाला गैप ज्यादा है, यानी इसकी जो टेंजेंट है वो ज्यादा एंगल बना रही है, और इसकी जो टेंजेंट है देखो ये वाला, ये एंगल कम बन रहा है, तो ये ज्यादा है। तो जो नीचे वाला ग्राफ दिख रहा है ये एडियाबैटिक होना चाहिए, दिस मस्ट बी सेकंड ग्राफ एडियाबैटिक, ठीक है, ये एडियाबैटिक होगा, और जो फर्स्ट ग्राफ है ये आइसोथर्मल होगा, पक्का ये आइसोथर्मल होगा। और सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, डायरेक्ट अगर आपको ये चेक भी ना करना पड़े, जो सबसे ऊपर ग्राफ है और एक्सपेंशन हो रहा है वो आइसोथर्मल है और नीचे वाला एडियाबैटिक है। और एक और बेहतरीन तरीका बताऊं, जो मोर वर्टिकल होगा, विच इज मोर वर्टिकल, जो देखने में मोर वर्टिकल होगा, ठीक है, मोर वर्टिकल है ना, वो एडियाबैटिक होता है, क्योंकि उसकी स्लोप ज्यादा होती है, ठीक है ना, वो एडियाबैटिक की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, उसकी स्लोप ज्यादा होगी इन दोनों में। तो मोर वर्टिकल कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला, देखो ऐसे समझो, मान लिया ऐसे समझो, बहुत सारे ग्राफ दे दिए आपको, पीवी ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4, आप खुद ही देखो यार कौन सा ग्राफ है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एक्सपेंशन, ये 4, तो ये मोर वर्टिकल है, देखो ठीक है, ये मोर वर्टिकल है, इसकी स्लोप देखो, इसकी स्लोप देखो, इसकी स्लोप देखो, ये मोर वर्टिकल है। तो जो सबसे नीचे वाला होगा ये मोर वर्टिकल है, ठीक है, ये इसका एडियाबैटिक कांस्टेंट, यानी ये वाला मोर एडियाबैटिक, देन ये, अगर एडियाबैटिक को ही कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा ये इसकी स्लोप है, ठीक है, यानी गामा इज, ठीक है, इसका 4th के लिए ग्रेटर देन 3rd, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, आप इसका ख्याल रखेंगे अगर वो केवल एडियाबैटिक की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे है उसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ऊपर है उसकी स्लोप सबसे कम होगी,
ऐसे याद करना। लेकिन अगर वो कंपैरिजन कर रहा है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में और एक्सपेंशन का केस है तो सबसे ऊपर वाला ऑब्वियसली ये आइसोथर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है, इसके स्लोप कम होगी, और ये नीचे वाला एडियाबैटिक। अब आप होप्सो समझ गए होंगे। लेकिन अगर हो रहा है दोस्तों कंप्रेशन, दिस इज द केस ऑफ कंप्रेशन। एग्जांपल नंबर 2 ये एक्सपेंशन है, तो ये कंप्रेशन का केस है। अब इसमें आप उल्टा कर सकते हो, इसका इमेजिन करो, उल्टा समझ लो। तो आप ध्यान से देखेंगे, अब कंप्रेशन है सर, ये ग्राफ यहां इस तरीके से खत्म हुआ देखो, और ये ग्राफ ऊपर को इस तरीके कंप्रेस हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। बहुत क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, हर इंडिविजुअल ग्राफ का। तो जब नीचे से ऊपर ग्राफ इस तरीके से जाए, कंप्रेशन का केस है, तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है मोर वर्टिकल कौन सा होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। तो ऊपर वाला ग्राफ अब एडियाबैटिक होगा, दिस विल बी एडियाबैटिक, और जो नीचे वाला है वो अब आइसोथर्मल होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, अब कोई माथा पच्ची भी नहीं करनी पड़ेगी। एक्सपेंशन है, नीचे वाला एडियाबैटिक, ऊपर वाला दो की कंपैरिजन अगर करेगा आइसोथर्मल। कंप्रेशन है, नीचे वाला आइसोथर्मल, ऊपर वाला एडियाबैटिक। बात खत्म यार, क्या बात कर रहे हो। तो अगर इसमें भी एडियाबैटिक को ही एनालिसिस करनी पड़े पीवी, तो मान लिया ऐसे ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, ऐसे, तो आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राफ सबसे ज्यादा वर्टिकल होता हुआ नजर आ रहा है, वर्टिकल टाइप ये ग्राफ, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एडियाबैटिक, फिर ये फिर सबसे लेस ये होगा, सबसे लेस एडियाबैटिक ये होगा। तो इस तरीके से भी आप डिजाइन कर सकते हो, बता सकते हो। बट आपने चूंकि हमने यहाँ थर्मल और एडियाबैटिक का देखना था कंपैरिजन, तो आपको समझ में आ गया है, या तो वहां पे एक्सपेंशन का केस होगा या फिर वहां पे कंप्रेशन का केस होगा, अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। तो कोई पंगे वाली बात नहीं है। एंड दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। दोस्तों इतना भी याद रखोगे, मचा डालेंगे हम, कहीं फंसेंगे नहीं कैलकुलेशन वगैरह में। अब लास्ट में आपके पास जो पॉइंट बचे हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, बेसिक्स है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से सीख लेंगे, आराम से कर लेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होने वाला है वो ऑसम होने वाला है, क्योंकि हम वहां पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, एंड हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चंस, वो सब सीखेंगे। मतलब एक ट्रैक पे हम आ जाएंगे, फिर हम फंसेंगे ही नहीं, हम टर्मिनोलॉजी में नहीं फंसेंगे, कंसेप्ट में नहीं फंसेंगे, चीजें हमें पहले से ही पता होंगी कि क्या चल रहा है, तो क्यों फंसेंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार। ओके, तो ये सो जल्दी से प्यारा सा ये कंसेप्ट है, और इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे इन सारे कंसेप्ट के साथ। साइक्लिक नॉन साइक्लिक का एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी यूज होता है, तो दैट्स वाई हम हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। तो यार साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। देखो भाई, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जो सीरीज ऑफ चेंजेस हो रही होती हैं, मतलब कहीं से अगर एक पॉइंट से, एक स्टेट से, थर्मोडायनामिक स्टेट से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो घूम के कैसे भी वहीं पे आना चाहिए, है ना, वहीं पर आना चाहिए, तो उसको साइक्लिक बोलेंगे, कंप्लीट साइकिल बनेगी उसकी, ठीक है जी, उसको साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होगी वो तो सेम ही नहीं होने वाली है। सपोज करो मैंने यहाँ पे आपको बनाया पीवी डायग्राम, ठीक है सर, और ये ए से स्टार्ट हुआ, लेट्स सी ए से, फिर ये गया बी, फिर बी से वापस आ गया सी, तो जहां से स्टार्ट हुआ था देखो वहीं वापस आ गया है, तो ये कंप्लीट साइकिल बन गई, लूप बन गया एक कंप्लीट, इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। बात खत्म, ठीक है, इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। अब ये पीवी डायग्राम है, आपने यहां से चला, फिर यहाँ पे गए, फिर ऐसे आए, ये भी साइक्लिक है, कंप्लीट लूप है। ओके सर, पीवी, अब आप समझ गए होंगे, यहां से चला, गोल 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 घूम के वापस यहीं पे आ गए, कंप्लीट लूप है। आप कैसे भी जाओ वैसे जाओ, कंप्लीट लूप है। दिस इज ए कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइकिल ऑब्वियस है, अब आप समझ गए होंगे, इतना तो दिमाग हमने लगा लिया होगा कि सर अगर ए से चलेगा तो बी तक जाएगा, और बी पे जाएगा रुक जाएगा, वापस ए पे तो नहीं आएगा। दिस इज नॉन साइक्लिक, कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, देखो यहां से यहां खत्म हो गया, ठीक है, सिंपल है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर पी से चला वी तक गया, तो यार सर यहां से जाएगा, और हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है फिर ऐसे भी आए, हो सकता है यहां तक भी आए, लेकिन यहां नहीं आ पाया, देखो यहां खत्म हो गया है, तो नॉन साइक्लिक है, कंप्लीट लूप नहीं बना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहां पे यूज करने वाले हैं साइक्लिक प्रोसेसेस। अगर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इस प्रोसेस के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी जीरो, ये हमेशा जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज जीरो। मतलब आप देख सकते हो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की आपकी कांस्टेंट होने वाली है,
ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस को इसलिए डिफाइन करना पड़ता है जिससे आपको ये पता चले कि जहां से वो चली है गैस वहीं पे प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया उसने, तो चेंज जो होगा इंटरनल एनर्जी का वो जीरो होगा। इस केस में याद रखना इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिटेल में, टेंशन नहीं है, बट फिलहाल आप याद रखेंगे। अच्छा सर, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखियो, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है या ये एनर्जी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, देखो तो इस प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, या चेंज इन टेम्परेचर इसमें जीरो रहता है। और यही वो इन्फॉर्मेशन है जो साइक्लिक प्रोसेस से हमने लेनी है, जिसका हमने यूज करना है, बात खत्म, जिसका हमने यूज करना है। एक इंफॉर्मेशन वो भी है, लेकिन वो जो हम वर्क डन की बात करेंगे तो तभी बताऊंगा। लिखना चाहते हो तो लिख लो बॉस। अगर इफ प्रोसेस जो है साइक्लिक इज क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर वो प्रोसेस क्लॉकवाइज हुआ, जैसे ये मैंने बनाया था यहाँ पे, ठीक है, आप देख लो पी वी, अगर प्रोसेस ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, देखो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसमें जो वर्क डन होगा पीवी डायग्राम के थ्रू जो वर्क होगा वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना, ये आगे भी बताऊंगा, टेंशन नहीं, आप याद भी रखें। मतलब साइक्लिक प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज है तो उसका अंडर जो एरिया होगा उसका जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव लेना होता है, ये भी इसका कन्वेंशन है। दूसरा पॉइंट, इफ प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज, शांति मेरे, अगर ये प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो समझते हो ना बॉस, देखो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, देखो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। और भी डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे। मतलब साइक्लिक प्रोसेस के रिगार्डिंग आप क्या याद रख सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। चेंज इन एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जीरो होता है हमेशा, क्योंकि इंटर एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल एनर्जी पे डिपेंड करती है, पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई। और वर्क डन के रिगार्डिंग भी ये याद रख सकते हो। आगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आगे हम बहुत अच्छे तरीके से अब सारी चीजें हम समझ सकते हैं, इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोसेस हमने देख लिए कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आज की इतनी थी एक कहानी मेरी जुबानी, और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑसम से एक लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तब तो प्रैक्टिस कर लेना मस्त तरीके से, जिससे हम जब कैलकुलेशन वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं वर्क डन एंड ऑल, तो आपको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।